हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज हम रासायनिक समीकरण में पदार्थों के यानी जो अभिकारक पदार्थ हैं या उत्पाद पदार्थ हैं उन पदार्थों के भौतिक संकेतों को लिखना जानेंगे। तो यहाँ पर भौतिक संकेत को भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना जानेंगे। ठीक है, यानी जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करेंगे, ताकि हमारी रासायनिक प्रक्रिया का जो रासायनिक समीकरण लिखा जा रहा है वो और अधिक जानकारी पूर्ण हो जाए, जिससे हमें उस रासायनिक समीकरण से और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके पदार्थों के बारे में। तो यहाँ पर पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए, भौतिक अवस्थाएं यानी जब अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ ठोस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में हैं, तो उनके लिए सिंबल एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस सॉलिड के लिए होता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, जब अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ द्रव अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में हैं, तो उसके लिए स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिक्विड स्टेट में वो रहेंगे। और जब अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ गैस अवस्था में होंगे, पदार्थ की गैस अवस्था में है, तो उनके लिए स्मॉल जी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अंतिम है, जब अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उनके लिए AQ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि AQ का तात्पर्य होता है एक्वस यानी जलीय द्रव। तो ये 4 संकेत हैं, यानी सॉलिड के लिए जब अभिकारक पदार्थ सॉलिड अवस्था में रहेंगे तो उनके लिए S का प्रयोग करेंगे, जब वे द्रव अवस्था में हैं तो उनके लिए L का प्रयोग करेंगे, जब वे गैस अवस्था में हैं तो उनके लिए G का प्रयोग करेंगे, और वहीं जब वे जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उनके लिए वहाँ पर AQ का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम रासायनिक समीकरण में देखते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6। अब हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं उस ऑक्सीजन गैस से इस ग्लूकोज का दहन होता है, और ग्लूकोज का दहन होता है तो यानी CO2 और जल बनता है H2O। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 12 12 6 18। ठीक है, यहाँ से इसको 6O2 कर देते हैं, तो 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 12 6 18 ऑक्सीजन, और 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन।
तो बैलेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, तो ये घोल के रूप में मौजूद है, तो इसलिए इनके लिए हम AQ का प्रयोग करेंगे, AQ का प्रयोग, और ये भी हमारा AQ ही रहेगा क्योंकि ये घोल के रूप में मौजूद है। अब CO2 बना और जल बना, तो CO2 जल में मौजूद है, यहाँ पर भी AQ का प्रयोग करेंगे, और H2O लिक्विड में है इसके लिए L का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन को अब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है CO2। यहाँ कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है तो S का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है तो G का प्रयोग करेंगे, और CO2 भी गैस अवस्था में है इसलिए इसके लिए भी G का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक अथवा किसी दाब के प्रभाव में वो पूर्ण होती है तो उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यही रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको अगर देखेंगे तो लगभग जो है यह 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर होता है, 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर होता है, तो इसको भी लिख देते हैं। या जैसे देखिए हैबरविच से जब अमोनिया का निर्माण होता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जब अमोनिया बनाते हैं, यानी अमोनिया बनाते हैं, तो यहाँ पर फेरस और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के तौर पर यूज होते हैं, तो उसको भी यहाँ लिखा जाता है। ये गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, और अमोनिया भी यहाँ गैस अवस्था, इनकी भौतिक अवस्थाएं होंगी, और ये उत्प्रेरक जो प्रयोग हुए उनको प्रदर्शित कर दिया गया। तो इस तरीके से यानी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, समझेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में भाग लेने वाले तत्वों के आबंधों के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के आबंधों का यानी विदलन होता है। आबंध टूटते हैं और टूटने के साथ साथ नए आबंध जुड़ते हैं। तो टूटने और जुड़ने के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब जब यानी आबंध टूटता है तो कभी कभी दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिल करके एक ही उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, यानी एक साथ जुड़ जाते हैं, या कभी आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो उसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आबंधों के टूटने और जुड़ने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। अब वो निम्न प्रकार से कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर पहला हम जानेंगे यानी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी संयोजन अक्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन अक्रिया वह अक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर के किसी एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी रासायनिक अक्रिया को हम संयोजन अक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अक्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं ठीक है, उसे संयोजन अक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अक्रिया वह अक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करें। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन में जब जलाते हैं, अभी पिछला वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर कार्बन पर ऑक्सीजन मिलकर के CO2 का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयोजन अक्रिया है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, जैसे और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो जल बनता है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाते हैं। यहाँ पर H2O बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे भी संयोजन अक्रिया कहेंगे। मतलब संयोजन अक्रिया वह अक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही संयोजन अक्रिया होती है। तो आपको हमारी यह बात समझ में आई होगी। अब संयोजन अक्रिया का जस्ट विपरीत होता है वियोजन अक्रिया, यानी वियोजन अक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक वियोजन अक्रिया क्या होती है, वियोजन अक्रिया वह अक्रिया होती है जिसमें कोई अभिकारक पदार्थ ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव में आकर के दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में टूट जाता है, उसी को वियोजन अक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें अभिकारक पदार्थ ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में टूट जाता है, उसे वियोजन अक्रिया कहेंगे। इसे वियोजन अक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, अब इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह हमारा वियोजन अक्रिया होता है। अब वियोजन अक्रिया तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी? ऊष्मा के कारण हुआ तो ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, जैसे ये थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन वही है जो ऊष्मा के प्रभाव से हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है विद्युत वियोजन, यानी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन,
जैसे यहाँ पर H2O का अगर हम वैद्युत अपघटन कराएंगे विद्युत धारा में, तो ये 2H2 और O2 में टूट जाता है, तो ये हमारा वैद्युत वियोजन है। इसी प्रकार से अब और देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, और हमारा क्या है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी फोटो डिकम्पोजिशन, यानी जो प्रकाश के प्रभाव में वियोजित होते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रकाशीय ऊर्जा में ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकाशीय वियोजन होता है। फिर से समझ लीजिए, वियोजन अक्रिया क्या होती है। वियोजन अक्रिया वह अक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव में दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थों में टूट जाता है, उसी को वियोजन अक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्मा के कारण कोई पदार्थ टूट रहा है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। विद्युत के प्रभाव में कोई पदार्थ टूट रहा है तो उसे वैद्युत वियोजन कहेंगे। और प्रकाश के प्रभाव में, प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूट रहा है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह क्लास कैसे लगी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।